बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए शहाबनामा की अगली किस्त की जानिब बढ़ते हैं। चंद्रावती प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तो खैर मैं किसी न किसी तरह अंदुमे काना राजा बन बैठा था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर सारी शेखी किरकिरी हो गई और यहाँ मैं किसी शुमार कतार में ना रहा। ना तो मुझ में सुनाबरी की अहलियत थी और ना जुबान घुमा घुमा कर होंठ सुकेड़ कर हलक तरोड़ मरोड़ कर एंग्लो इंडियन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना ही मेरे बस का रोग था। अंग्रेज़ तो खैर अपने मादरी लहजे में अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर है ही, लेकिन जापानी, जर्मनी, इतालवी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी भी इस ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं, तो अपने फितरी लहजे को इंग्लिस्तानी सांचे में डालने की कोशिश नहीं करते। ग़ुलामी के दौर ने एहसास कमतरी की ये वरासत सिर्फ हम ही को अता की है कि अगर हम अपने नेचुरल लहजे में अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलें तो उसे बड़ा मज़ाक़ा खेज़ लतीफ़ा समझा जाता है। अपनी इस कोताही के एहसास से दबकर मैं अपने खोल में घुस गया और रेशम के कीड़े की तरह सिमट समटाकर अपना एक अलग कोकोन बना लिया। यहाँ पर मेरी मुलाकात चंद्रावती से हो गई। वो लेडी मैकलेगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और मोहनी रोड पर हिंदू लड़कियों के एक आश्रम में रहती थी। एक रोज़ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हम दोनों एक ही किताब अपने नाम जारी कराने के उम्मीदवार थे। पहले हमारे दरमियान हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन फिर लाइब्रेरियन ने ये किताब एक हफ़्ता के लिए मेरे नाम इशू करने का फ़ैसला दे दिया। जब मैंने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया तो चंद्रावती ने आंखें सुकेड़ कर मुझे गौर से देखा और फिर चमक कर बोली, अच्छा तो तुम ही वो तीसमार खान हो जिसने इंग्लिश ऐसे का इनाम जीता था। अखबारों में तस्वीर तो बड़ी अच्छी छपवाई थी, देखने में तो वैसे नज़र नहीं आते। इस गैर मुतवक्को हमले ने मुझे एक लम्हे के लिए झिपा दिया और मैं जवाब सोच ही रहा था कि वो दोबारा बोली, अरे तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा लुझा रहे हो। चलो मान लिया वो तस्वीर तुम्हारी ही थी, अब प्लीज़ ये किताब मुझे दे दो, मुझे पर्चा तैयार करना है। मैंने फ़ौरन किताब उसके हवाले कर दी और साथ ही अपना सारा इल्म फजल भी उसके कदमों में डाल दिया। वो दूसरे तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज आ जाती थी। मैं अपनी क्लास छोड़ छाड़ कर उसके साथ लॉन में बैठ जाता और देर तक उसे बड़ी मेहनत से पढ़ाता रहता। जब वो हमारे कॉलेज आती थी तो कई लड़के दो रोया खड़े हो जाते थे और उसे देखकर बड़ी खुशदिली से सीटियाँ बजाते थे। एक रोज़ हम लॉन में बैठे हुए थे कि प्रोफेसर डिकनसन मेरी क्लास का पीरियड लेकर करीब से गुजरे और मुझे देखकर रुक गए और काफ़ी देर तक निगाहें गाड़ कर चंद्रावती को घूरते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए यही मुनासिब मुकाम है। क्लासरूम में तो ऐसी एक भी गोल्डन गर्ल नहीं। चंद्रावती वाकई सुरन कन्या थी। वो सुपर डैशर शमशीर किस्म की लड़कियों की तरह हसीन ना थी, लेकिन उसके वजूद पर हर वक्त सफेदा सहर का हाला छाया रहता था। रंगत में वो सोने की डली थी और जिल्द उसकी बारीक मोमी कागज़ थी, जिसके आर पार निगाह जाती भी थी और नहीं भी जाती। उसकी गर्दन में चंद बारीक बारीक नीली रगों की खुशनुमा पिचीकारी थी और जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता था। चंद्रावती को लाहौर में रहते हुए काफ़ी अरसा हो चला था, लेकिन अब तक उसने ना जहांगीर का मकबरा देखा था, ना नूरजहां के मज़ार पर गई थी, ना शालीमार बाग की सैर की थी। इतवार के इतवार मैं एक बाईसाइकिल किराए पर लेता था और उसे कैरियर पर बैठाकर तारीखी मकामात की सैर करा लाता था। वो अपने आश्रम से आलू की भुजिया और पूरियाँ बना लाती थी और बड़ी एहतियात से मेरा हिस्सा अलग कागज़ पर रख के मुझे दे देती थी, क्योंकि वो ज़ात की कट्टर हिंदू थी और अपने खाने पीने की चीज़ों को हरगिज़ मेरा हाथ न लगने देती थी। एक अतवार हम बादामी बाग की सैर करने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर हर तरफ देखा भला, लेकिन ना कहीं बादाम नज़र आए और ना कोई बाग ही दिखाई दिया। मजबूरन हमने गंदे से धोबी घाट के करीब बैठकर अपना पिकनिक बना लिया। चंद्रावती को साइकिल पर बिठाकर लाहौर की सड़कों पर फराटे भरने की मुझे कुछ ऐसी चिट्ठी पड़ गई कि मैंने अपना ज़ाती बाईसाइकिल ख़रीदने का तहिया कर लिया। इन्हीं दिनों डेली ट्रिब्यून में नीडो होटल वाले मिस्टर नीडो का इश्तिहार निकला कि उन्हें अपने बेटे के लिए फौरी तौर पर प्राइवेट ट्यूटर की ज़रूरत है। मैंने अर्ज़ी डाल दी। मिस्टर नीडो सफ़ेद फ्रेंच कट दाढ़ी वाले गोल मटोल बूढ़े अंग्रेज़ थे। मुझे देखकर बड़े मायूस हुए। कहने लगे, लड़का बड़ा ज़िद्दी और सरकश है, पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेता। तुम खुद 9 उम्र हो, तुम उसे क्यों कर संभालोगे? मैं तो किसी तजर्बाकार और ख्रांट टीचर की तलाश में हूँ। मैंने बेतनाई से जवाब दिया कि मैं भी बड़ा मसरूफ़ हूँ, 1 माह से ज़्यादा ट्यूशन नहीं कर सकता। अगर इस अरसा में वो लिखने पढ़ने की तरफ माइल हो गया तो मेरी उजरत एक अदद रेले बाईसाइकिल होगी। अगर ये मकसद पूरा ना हुआ तो मैं कोई फ़ीस ना लूँगा। ये सुद्दा मिस्टर नीडो के दिल को भा गया, लेकिन रेले बाईसाइकिल की जगह उन्होंने हरकुलेस की पेशकश की। आखिर कुछ बहसा बहसी के बाद मामला एक फ़िलिप्स बाईसाइकिल पर तय हो गया। उन दिनों रेले की कीमत 90 रुपये, हरकुलिस की 24 रुपये और फ़िलिप्स की कीमत 72 रुपये हुआ करती थी। ट्यूशन शुरू करने से पहले मैंने मिस्टर नीडो से कहा, अगर लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है तो शायद किसी कदर सख्ती से काम लेना।
मिस्टर नीडो असबील मिजाज बुजुर्ग थे, अपने बेटे के लाउबालीपन से नाला नजर आते थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने घबराहट से इधर उधर देखा कि कोई और गोशबर आवाज़ तो नहीं। फिर आहिस्ता से मेरे कान में कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे, ज़रूर सख्ती करो, लेकिन देखना कोई हड्डी वड्डी ना तोड़ बैठना, मेरे सर पर क़यामत आ जाएगी। जॉन नीडो 15-16 वर्ष का मगरूर सा लौंडा था। एक मुलाजम मुझे उसके कमरे में ले गया। उसने नाक सुकेड़ कर नफरत से मेरी तरफ देखा और बदतमीज़ी से बोला, निकल जाओ फ़ौरन, आप मेरे कमरे में क्या करने आए हो? सबर बेटा सबर, मैंने कहा, मैं तुम्हारा नया ट्यूटर हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। ट्यूटर, जान ने तहकीर से अल्फाज चबाकर कहा। मैं कहता हूँ चले जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं। जान ने छाती फुलाई और दोनों हाथ पतलून की जेबों में डालकर मेरे सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। मैंने भांप लिया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। गुरबकश्ता रोज़ी अव्वल, मैंने उसके मुंह पर ज़ोर से एक जन्नाटेदार थप्पड़ रिसीव किया और डांट कर कहा, यू सन ऑफ बिच, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें उस्ताद से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? जेब से हाथ निकालकर सीधी तरह खड़े हो जाओ। जॉन ने कुछ और अकड़ दिखाई तो मैंने पै दर पे उसके 2-3 थप्पड़ और लगा दिए। वो रोता हुआ दरवाजे की तरफ लपका तो मैंने उसे गर्दन से पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम्हारा बाप इसमें कोई दखल ना देगा, मैं उससे पूछ कर आया हूँ। नॉनसेंस, जॉन चिल्लाया, मेरा बाप तुम मुझे मारने की इजाज़त नहीं दे सकता, सिर्फ हड्डी तोड़ने की इजाज़त नहीं। मैंने उसे मुतला किया, बाकी सब छुट्टी है। जॉन ने मुझे बड़ी शुस्ता इंग्लिश में 2-3 गालियाँ दी। मैंने उसकी कलाई मरोड़ी और पीठ पर एक लात जमाई और उसे मुर्गा बनने का हुक्म दिया। ये इस्तिलाह उसके लिए नई थी। मैंने खुद मुर्गा बनकर उसकी रहनुमाई की। 5-10 मिनट कान पकड़ाकर उसकी तबीयत साफ़ हो गई और उसके बाद हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता उसवार हो गया। 1 माह के बाद जब अपना नया फ़िलिप्स साइकिल लेकर मैं रुखसत होने लगा तो सारा घर मेरे पीछे पड़ गया कि मैं मुँह मांगी फ़ीस पर जान का ट्यूटर बना रहूँ। लेकिन मेरी ट्यूशन तो चंद्रावती के साथ लगी हुई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अब लाहौर था और मेरा बाईसाइकिल। किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने भी शहर की इतनी गश्त नहीं की होगी जितना कि हम दोनों ने लाहौर की गली कूचों को खंगाल डाला। एक एतवार में चंद्रावती के पास आश्रम पहुंचा तो वो उदास बैठी थी। उसने कोई उल्टा सीधा ख्वाब देखा था और अपनी माँ के लिए फ़िक्रमंद थी। मैंने उसे कैरियर पर बिठाया और ग्रैंड ट्रंक रोड पर एमनाबाद की राह ली। मैं साइकिल चलाता रहा, चंद्रावती पीछे बैठी कोई भजन गाती रही और 26-27 मील का फासला देखते ही देखते वक्त से पहले ख़त्म हो गया। एमनाबाद की एक तंग व तारीक गली में 2 छोटी छोटी कोठरियों का एक बोसीदा सा घर था। चंद्रावती की बेवा माँ पहले कपड़े सीकर गुजारा किया करती थी, फिर मोतिया उतर आने की वजह से उसकी नज़र कमज़ोर हो गई तो सीने परोने का काम बंद हो गया। अब वो गल्ला मंडी की एक आरती जगदीश चंद्र के यहाँ बर्तन मांजने, कपड़े धोने और घर की सफाई करने पर मुलाजिम थी। जगदीश चंद्र उसे माकूल तनख्वाह देता था, इस वजह से नहीं कि उसका काम उसे पसंद था, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि उसकी खूबसूरत बेटी थी। माँ की तनख्वाह के बहाने वो दरअसल चंद्रावती पर सट्टा खेल रहा था। यूं भी जब कभी वो लाहौर जाता था तो चंद्रावती को उसकी माँ की खैर खैरियत बताने आश्रम ज़रूर जाता था। जिस रोज़ पिकनिक के लिए चंद्रावती आलू की भुजिया और पूरियों के साथ कुछ मिठाई भी लाती थी तो मैं समझ जाता था कि जगदीश चंद्र आया होगा और पाव भर मिठाई का नजराना देकर रस्म आशिकी निभा गया है। 1-2 बार मैंने जगदीश चंद्र का नाम लेकर चंद्रावती को छेड़ने की कोशिश की तो उसने बड़े दर्द और कर्ब से हाथ जोड़कर मिन्नत की, इस मूर्ख का नाम ना लो, तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ जाएंगे। चंद्रावती की माता मुझे बड़ी पसंद आई। उसकी पोर पोर से शिकस्तगी, शाइस्तगी और शांति टपकती थी। उसने बर्फ़ डालकर दूध की कच्ची लस्सी तैयार की। उनके यहाँ मुसलमानों के लिए कोई अलग बर्तन न था, इसलिए मैंने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया। चंद्रावती ने गड़बी उठाई और देर तक उसमें दूर से लस्सी उंडेलती रही। माताजी ये नज़ारा देखकर बहुत हंसी और फिर चंद्रावती को डांटा कि घर आए हुए प्रोने को कभी ऐसे भी लस्सी पिलाया करते हैं। कोई बात नहीं माताजी, चंद्रावती ने कहा, ये तो अपने ही लोग हैं, कोई प्रोना थोड़ी हैं। कहने को तो बेख्याली में वो ये फिक्रा बोल गई थी, लेकिन फिर अपने आप उसके कानों की लुएं सुर्ख हो गईं और वो जल्दी जल्दी बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। मैं भी राजा इंदर की तरह आलती पालती मारकर मूढ़े पर बैठ गया और उन फुलझड़ियों का मज़ा लेने लगा जो चंद्रावती की बात से मेरे अंग अंग में बड़ी कसरत से छूटना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद पीपल के पत्तों पर माश की दाल और भिंडी का सालन परोसा गया। खाने का एक एक लुकमा घी और शक्कर और शहद और बालाई बनकर मेरे गले से उतर गया। तीसरे पहर जब हम लाहौर के लिए रवाना हुए तो बाईसाइकिल के पैडल इस तरह घूमने लगे जैसे धुंकी हुई रुई के गाले हवा में उड़ते हैं। साइकिल ज़रा तेज़ हुआ तो मुझे भी तरंग आई और मैंने चंद्रावती को छेड़ने के लिए प्रोना, सोना, मनमोहना, सांवला, सलोना, खलोना वगैरह के काफ़िए जोड़कर कुछ बेतुके और आशिकाना मिसरे अलापने शुरू कर दिए। 2-3 बार चंद्रावती ने मुझे सख्ती से टोका, लेकिन मेरे सर पर भी शायरी का भूत सवार था। जब मैं ना माना तो आनन फानन उसने चलती हुई साइकिल से छलांग लगा दी।
ग्रैंड ट्रंक रोड के एन बीच वो मुंह के बल गिरी और उसकी बाईं कोहनी पर खासी गहरी खराश आई। मैंने ज़ख्म साफ़ करने के लिए अपना रुमाल पेश किया तो उसने गुस्से से झटक कर उसे ज़मीन पर फेंक दिया। चंद्रावती को इसरार था कि अब वो यहाँ से पैदल लाहौर जाएगी, मेरे साथ बाईसाइकिल पर न बैठेगी। मैंने उसे लाख समझाया कि लाहौर अभी 18-19 मील के फासले पर है, वो इतना कैसे चलेगी, उसे अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाऊँ। लेकिन वो फिर भी तिरयाहट के सिंहासन पर चढ़ी बैठी थी। हर चंद मैंने अपने कान खींचे, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। आखिर मैंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी और उसके सामने गिन गिन कर नाक से लकीरें खींचने लगा। वो खिलखिलाकर हंस दी। अरे ये तुम किसको दंडवत कर रहे हो? देवी जी, दंडवत नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया। नाक से लकीरें खींच रहा हूँ ताकि तुम माफ़ कर दो। चंद्रावती ने सड़क पर फेंका हुआ मेरा रुमाल उठाया और मुझे दिया और कहा, लो अपनी नाक साफ़ कर लो, बिल्कुल सर्कस के क्लाउन नज़र आते हो। अब शरीफ बच्चों की तरह साइकिल चलाना। चंद्रावती हर किस्म की आरजूमंदी से बेनियाज थी। उसे बस एक हसरत थी कि वो किसी तरह बनारस जाकर गंगा स्नान कर ले। मैंने उसे कई बार छिड़ा कि मुसलमान बिल्ली तो 900 चूहे खाकर हज के लिए निकलती है। हिंदू कन्या का भी फ़र्ज़ है कि पहले वो बाप की गठरी कमाए, फिर कहीं जाकर गंगा जी में नहाए। यूँ भी मैंने उर्दू और अंग्रेज़ी अदब के तीर बहदफ अशारों, कनाइयों, तलमीहों, तशबीहों, अस्तारों और तरह तरह की तरकीबों से उसका ज़हन किसी कदर बरांगीख्ता करने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर बार मुँह की खाई और बड़ी शर्मिंदगी उठाई। रफ्ता रफ्ता एक ही बाईसाइकिल पर बैठे हुए भी हम दो अलग अलग गुरू में बसने लगे। जूँ जूँ मेरे दिमाग में नफसानियत की भीड़ों का छत्ता बनता गया, उसी रफ्तार से हमारे दरमियान एक वसीओ अरीज़ खला पैदा होना शुरू हो गया। वो मेरे साथ होते हुए भी कोसों दूर होती थी। दरअसल मेरे दिल और दिमाग ने ख्वाहिशात के जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था, वो लहजा बलहजा मुझे उससे दूर ही दूर ले जा रहा था। जैसे जैसे ये फासले बढ़ते गए, मेरा मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। छोटी छोटी बातों पर चंद्रावती के साथ झगड़ा मोल लेना मेरा मामूल बन गया। दिन भर उसे साइकिल पर लादे लादे सड़कों पर घूमना मुझे बड़ी अहमकाना और तिफलाना हरकत महसूस होने लगी और मैं इस गुनाह बेलज़्ज़त की ताहर से दिल में झुंझलाने लगा। कई बार मेरे सर पर जुनून सवार हो गया कि मैं बाईसाइकिल को किसी तेज़ रफ्तार मोटर के साथ टकरा कर चूर चूर कर दूँ। कभी मेरा जी चाहता था कि मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूँ और उसका सर ज़मीन पर मारकर कच्चे नारियल की तरह पाश पाश कर दूँ। एक रोज़ एक छाबड़ी वाले के पास ताज़ा गंडेरियाँ कटवाने के लिए वो खड़ी थी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि एक मोटे गन्ने से चंद्रावती को मार मार कर अधमुआ कर दूँ और गंडेरियों वाले की दरांती पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करके और अपने दांतों से कचर कचर चबा डालूँ। उसने आकर मेरे हिस्से की गंडेरियाँ मुझे दीं तो मैंने झुंझलाकर उन्हें नाली में फेंक दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।